स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली बाय डेली शाम में हम लोग मैथ क्लास करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 12 बोर्ड की तैयारी करें, 2027 में परीक्षा देने वाले हैं बोर्ड के, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग मैथ का डिस्कशन करें, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको सिर्फ मैथ का ही क्लास नहीं बल्कि फिजिक्स का भी क्लास आपको सुबह में देखने को मिलता है। वो भी लाइव क्लास होता है 7:45 से। और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्लास तुरंत स्टार्ट होने वाला है। ज्यादा दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में वो भी क्लास शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी। बिना देर किए सेशन को ज्वाइन कीजिए और किसी प्रकार कोई अगर आप चेंजिंग चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बिना देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। जैसा कि हम लोग अभी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें रिलेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। फंक्शन में अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? द्वितीय आधारित संक्रियाएं के बारे में पढ़ रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप का बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल पिछले क्लास में भी देखे थे, आज के भी क्लास में देखेंगे। इसका क्लास लगभग और 2 क्लास चलने वाला है, एक कल चलेगा एक परसों चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नए साल में 2 तारीख से 1 तारीख क्लास बंद रहेगा, तो 2 तारीख को हम लोग स्टार्ट कर देंगे नए चैप्टर, जिसमें हम लोग इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखकर आपको लग भी जाएगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेट थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। फिर भी हम बेसिक से ट्राई करेंगे, आगे पीछे का जो भी चीजें है 11 का कोई भी पार्ट है उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में क्वेश्चन को करेंगे। भले इस क्वेश्चन को बनाने में भले 15 से 20 मिनट आधा घंटा भी लग जाए, लेकिन हम लोग उसका डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाए। हम ये ट्राई करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि पी कोई है, पी के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया जा रहा है कि पी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। किसी प्रदत्त समुच्चय, एक समुच्चय है, डिफाइंड समुच्चय है एक्स के जो समस्त उप समुच्चय होगा, एक्स के जो समस्त उप समुच्चय होगा वही क्या है? पी एक समुच्चय है। तो पी भी एक समुच्चय है, लेकिन ऐसा एक समुच्चय है जो एक्स के जितना भी प्रदत्त समुच्चय एक्स में जितना भी होगा उसके जितना भी उप समुच्चय बनेगा उसका एक समुच्चय पी निर्धारित किया गया। अब इसको समझेंगे, थोड़ा सा हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। पहले आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि यू, ये यू नहीं है, बेसिकली ये क्या है? इसका मतलब यहाँ पे दिया भी है, ये होता है क्या है? इंटरसेक्ट, ये इसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। तो ये यू का मतलब यहाँ पर यूनियन है, 2 समुच्चय का यूनियन। और यहाँ पर ये है इस तरह से दिया हुआ नीचे की ओर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो समुच्चय का यूनियन और इंटरसेक्शन जो पढ़ना रहता है वो 11 क्लास में पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर समुच्चय का यूनियन और जो इंटरसेक्शन है वो एक द्वितीय आधारित संक्रिया है। क्या है? वो एक द्वितीय आधारित संक्रियाएं है, ऐसा हम लोग को दिखाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एक द्वितीय आधारित संक्रिया है, हमको ऐसा सिद्ध करना है। कि यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में दिया हुआ है। यूनियन और इंटरसेक्शन आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। एक होता है यूनियन, जिसको हम इंडिकेशन संकेत इसका क्या देते हैं, ये इस तरह से यू से दर्शाते हैं। बेसिकली यू नहीं होता, ये यूनियन होता है, ध्यान में रखना है। अब अगर मेरे पास 2 समुच्चय है, मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 3 है और एक दूसरा समुच्चय है, अगर दिखाई शायद दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 ले लिए, एक दूसरा समुच्चय ये ए ले लिए और एक बी समुच्चय ले लेते हैं, जिसमें हम 2 और 3 और 4 ले लिए। ठीक है, ये 2 मेरे पास समुच्चय है, ध्यान समझना है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि वैसा एक समुच्चय बनता है जिसमें ये दोनों का एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, जिसमें ये दोनों का एलिमेंट इसके अंदर आ जाए और कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहिए, वो एक ही बार आना चाहिए। तो दोनों का एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है, तो 1 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये इसमें ए का भी एलिमेंट है, इसमें बी का भी एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ए यूनियन बी का वही मान हो जाएगा, ए यूनियन बी का वही मान हो। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो ये नीचे की तरफ यू दे देते हैं, इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। अब ये इंटरसेक्शन का मान कैसे निकलता है? तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे डिफाइंड होता है?
इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ये दोनों समुच्चय में जो कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। दोनों समुच्चय में जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। अब देख सकते हैं दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। इसका इंटरसेक्शन वाला समुच्चय जो बनेगा क्या बनेगा, 2, 3 बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोलने की कोशिश किया जाता है कि ये 2 समुच्चय लिए जिससे एक समुच्चय बना, जो 2 समुच्चय लिए उससे क्या हुआ, एक समुच्चय बना। और जो समुच्चय बना यहाँ पे, जो समुच्चय बना, तो वही यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 से 1 बना है। तो यही चीज चेक करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रियाएं है, क्या ये द्विआधारी संक्रियाएं है। यूनियन का बात करिए, इंटरसेक्शन का बात करिए, इसमें दिखाना नहीं है, सीधी करना है कि ये दोनों का दोनों क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। द्विआधारी संक्रिया मतलब बाइनरी ऑपरेशन, इसका इंग्लिश में बोलते हैं। कल इसके बारे में हम चर्चा किए हैं कि जैसे ये समुच्चय डिफाइन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो द्विआधारी संक्रियाएं डिफाइन किया जा रहा है वो पी के लिए किया जा रहा है। किस समुच्चय के लिए किया जा रहा है, पी के लिए किया जा रहा है। अब पहले ये पी है क्या, इसको हम लोग समझने वाले कि ये पी है क्या। तो बोला है कि पी क्या है, तो पी एक एक्स का एक ऐसा उप समुच्चय का समुच्चय है। पी एक एक्स का उप समुच्चय का उप समुच्चय। तो पहले तो एक्स हम मानते हैं, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, या हम मान लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि माना कि एक समुच्चय है जिसमें 2 एलिमेंट मान लेते हैं कि 1 और 2 है। एक समुच्चय है जिसमें 2 एलिमेंट मान लिए कि 1 और 2 है। क्लियर है। तो अगर एक समुच्चय मान लीजिए जिसमें 1 और 2 है, अब इसका उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है, अब इसका उप समुच्चय क्या क्या हो सकता है बताना है। कि अब इसका उप समुच्चय अगर पढ़े होंगे तो किसी एक्स का उप समुच्चय, देखिए कभी भी किसी का उप समुच्चय लिखा जाता है तो एक फाई उसका उप समुच्चय होता है। फाई हर एक का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय का मतलब होता है कि फाई जो होगा बिलोंग करेगा इससे। फाई हरे फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, फाई का मतलब क्या है, खाली। तो खाली जो समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब उप समुच्चय का मतलब होता है कि ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, उप समुच्चय का साइन ऐसे दिया जाता है। मतलब फाई जो होता है वो हर एक का उप समुच्चय होता है। किसी भी अगर समुच्चय लिए तो उसका उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय का ये इंडिकेशन होता है। उप समुच्चय का मतलब होता है कि वो ऐसा उसमें एलिमेंट होना चाहिए, वो एक समुच्चय ही होता है। उप समुच्चय भी एक समुच्चय होता है जिसका इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। तो फाई भी इसके अंदर होता है। ये एक समुच्चय लिख दिए, तो ये क्या है, ये भी उप समुच्चय है इसके, इसलिए कि इसके अंदर का एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या कहलाता है, ये उप समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये भी इसका उप समुच्चय कहलाएगा, इसलिए इसका एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये भी इसका उप समुच्चय कहलाएगा। और क्या क्या लिख सकते हैं, तो 1,2 भी लिख सकते हैं, ये भी इसके अंदर है। और कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई समुच्चय बनेगा जो उसके एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, और कोई नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा, एक 5 स्टार होता है। तो ये बोला है कि जितना भी उप समुच्चय बनेगा इसी का एक समुच्चय बनाना है। ऐसे समुच्चय को क्या नाम दिया गया है, पी नाम दिया गया है। कि बोला गया है कि एक्स एक समुच्चय है, ठीक है। एक्स क्या है कि एक समुच्चय है, और उसका जितना भी उप समुच्चय होगा उस सारे समुच्चय का एक समुच्चय का निर्माण होगा, जिसको हम लोग किसके नाम से दिखा रहे, पी के नाम से दर्शा रहे। तो ये पी वाला समुच्चय का निर्माण हो गया। तो पी समुच्चय का निर्माण कर लिए। तो जब पी समुच्चय का निर्माण कर लिए, यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर ये पी समुच्चय का निर्माण हो गया। अब पहले यूनियन डिफाइन करना है, फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन डिफाइन करना है। कि यूनियन का मतलब अब ये हो गया कि इसमें से कोई भी 2 समुच्चय लेंगे और उसका जब यूनियन करेंगे तो इसी के अंदर से कोई ना कोई समुच्चय आना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, द्विआधारी संक्रियाएं कर देंगे। कल पिछले क्लास में जो हम बताए थे कि जो समुच्चय के अंदर रहता है उससे कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर 2 एलिमेंट लेते हैं और उसका द्विआधारी संक्रियाएं करने के बाद उसी समुच्चय के अंदर का अगर समुच्चय हमको मिल जाता है, उसी के अंदर का एलिमेंट मिल जाता है, तो क्या कहलाता है कि वो द्विआधारी संक्रियाएं है। वो क्या कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया। अब इसमें किसी के साथ किसी का ले सकते हैं। अब कोई भी एग्जांपल के रूप में आप लेके देख सकते हैं कि उसका यूनियन करेंगे, तो यूनियन करने के बाद वो जो समुच्चय मिलेगा वो इसी के अंदर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइव अगर ले लेते हैं, फाइव का यूनियन करते हैं 1 के साथ, तो 5 मतलब खाली होता है, इसमें 1 होता है। इसका यूनियन जो आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा।
बताया गया था कि ये तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें वन है, इसमें जितना भी एलिमेंट होता है सारा एलिमेंट आ जाता है तो वन ही होगा। मतलब अब ये जो इसका यूनियन किया और जो आया ये बिलोंग कर रहा है किससे, पी से ही। ये दोनों तो पी से बिलोंग कर ही रहा था, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, पी से ही। तो ये सही है। कोई ऐसा एलिमेंट खोज के दिखा सकते जिसके लिए गलत होगा क्या, नहीं होगा। कहीं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले ले, फाइव के साथ यहाँ पर दो भी लेंगे या फाइव के साथ एक कॉमा भी लेंगे तो वो भी क्या इसी के अंदर बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे और भी कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे वन ले लिए और दूसरा में यहाँ पर टू ले लिए। ये दोनों का अगर यूनियन करते तो यूनियन का मतलब है कि दोनों समुच्चय में जो एलिमेंट होगा वो दोनों एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तो एक और दो दोनों आना चाहिए, एक और दो ये जो 1,2 आया इसका यूनियन करने के बाद 1,2 आया और ये इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा। पी के अंदर, आर के अंदर ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, पी के अंदर, तो ये द्विआधारी संक्रिया। तो यूनियन करने के बाद इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले ले, यूनियन करने के बाद अगर इससे बिलोंग नहीं करता तो द्विआधारी संक्रियाएं नहीं कहलाता। बस इतना ही सब आप ध्यान में रखना था। अब यहाँ पर कोई भी दो ले, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो ले लिए और दो के साथ ये वाला ले लिए, एक कॉमा है भाई, ये दोनों तो इसी के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का मतलब बोलते कि वैसा एक समुच्चय बनता है जो जिसमें दोनों का एलिमेंट होता था। 1,2 अगर ले लेते हैं तो इसका भी एलिमेंट इसमें है, इसका भी एलिमेंट इसमें है, तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, इसका ये यूनियन कहलाएगा। यूनियन जो है ये पी के अंदर से बिलोंग कर रहा है, इस कारण से ये सब हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा कोई भी एग्जांपल ले लेंगे तो ये सब के सब क्या होगा, उसी के अंदर से बिलोंग करेगा। इस कारण से ये जो समुच्चय कहलाएगा, यहाँ पे जो ये पी कहलाएगा, पी के लिए द्विआधारी संक्रिया होगा कि नहीं, तो होगा, इसलिए कि इसके अंदर मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए P एक द्विआधारी संक्रियाएं है, द्विआधारी संक्रियाएं। क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसा यूनियन करने के बाद ऐसा कोई समुच्चय मिल जाता है जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता तो फिर वो द्विआधारी संक्रियाएं नहीं होती। बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए। दूसरा हम लोग देखना है किसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो हम लोग पी का तो यही है ना, आप किसी दो का इंटरसेक्शन निकालते, किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकालेंगे। मान लेते कि फाइव के साथ ही इंटरसेक्शन निकाल ले वन का, तो फाइव के साथ इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था अभी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें तक खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो जब इसमें खाली है, इसमें कुछ, इसमें एक है, तो इसका इंटरसेक्शन करना यूनियन है, इंटरसेक्शन करना है इसका। तो फाइव के साथ हम क्या कर लिए, इंटरसेक्शन ले लिए वन का। अब इसमें का एलिमेंट दोनों कुछ भी कॉमन है नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या आएगा, खाली आएगा। और खाली को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाइव से। तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा फाइव से, और फाइव पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं करता तो फिर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था वो द्विआधारी संक्रियाएं नहीं बनता, तो इसको लिख सकते बिलोंग टू, ये पी है इसलिए। अब कोई भी एग्जांपल इसमें से ले ले, कोई भी, उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसके अंदर से ही आएगा। मान लेते हैं वन इंटरसेक्शन टू करते हैं, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है, दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली आएगा, और खाली को हम लोग किससे दिखाते, कुछ भी नहीं है तो खाली आएगा, खाली को फाइव से दिखाते, और फाइव पी के अंदर है, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया। तो कोई भी हमको सिद्ध करने के लिए, हमको अगर उसको गलत साबित करना रहता है कि ये द्विआधारी नहीं है, तो हमको कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना रहता जिसमें जिसका इंटरसेक्शन करने के बाद वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो फिर वो क्या हो जाता, गलत साबित हो जाता। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक ले लेते हैं इधर से 1,2 वाला समुच्चय ले लेते हैं, कोई इसमें से दो ले लिए, एक ये वाला ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका इंटरसेक्शन में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है, मतलब एक आएगा इसका इंटरसेक्शन। एक जो है इसमें ये वाला समुच्चय इसके अंदर है, मतलब ये भी पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो किसी के लिए भी क्या है, पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो पी है इंटरसेक्शन के लिए, ये किसके लिए था, तो ये यूनियन के लिए था। यहाँ पर लिख दे देते, ये किसके लिए था, यूनियन के लिए था, और ये किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लेंगे, किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे, और जो समुच्चय आएगा वो समुच्चय इसी के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इस कारण से ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पी क्या कहलाएगा, इसके इंटरसेक्शन के लिए भी क्या कहलाएगा, पी एक द्विआधारी संक्रिया। तो लिख सकते हैं पी एक द्विआधारी संक्रियाएं है,
द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ये हम लोग क्या किए कि एक हम लोग मान लिए, एक समुच्चय एक्स मान लिए, उसके लिए हम उसका उप समुच्चय लिख दिए, और जो उप समुच्चय बनता है वही हम लोग पी क्या एक समुच्चय का निर्माण कर रहा था। उसी में हम लोग को दिखाना था यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में किसी भी दो समुच्चय का यूनियन करके दिखाना था कि वो जो समुच्चय आएगा वो इसी के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाता है? द्विआधारी संक्रियाएं कहलाता है। मतलब ये दोनों का यहाँ पे क्रॉस है ना, मतलब इसमें इसमें एक इसमें से लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने के बाद वो अगर पी के अंदर ही बिलोंग कर रहा है तो क्या कहलाता है? द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। अगर पी के अंदर बिलोंग नहीं करता तो फिर वो द्विआधारी संक्रियाएं नहीं कहलाता। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे उदाहरण नंबर 33 है, इसको समझते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अभी ऐसा कि बोर्ड में तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर बोर्ड में इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर सिलेबस में है, इसलिए हमको हर एक चीज पढ़ना जरूरी है। भले आता है या नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ना कि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, या ना कि हमको सिर्फ पास करना है कि जो आता है उसको खाली पढ़ के निकल गए। पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ना जरूरी होता है, उसकी जानकारी लेना जरूरी है। इसलिए कि आगे आपको कभी भी कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक ए टू बी अधिकतम, मतलब समुच्चय का अगर ए और बी दो मान लेते हैं तो उसमें से वो अधिकतम मान को दर्शाता है। तो अधिकतम मान को दर्शाने के लिए उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं में रिप्रेजेंट कैसे करना है? भी की तरह रिप्रेजेंट करना है, जो कि अधिकतम मान दर्शाया जाएगा। दोनों जो मान लिया जाएगा वो वास्तविक संख्या होगा, जो मिलेगा वो भी क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। वैसे ये कमाल भी बोला है कि ये न्यूनतम को दर्शाएगा। न्यूनतम को दर्शाने के लिए यहाँ पर भी का क्या किया गया है? उल्टा ले लिया गया है। ए बी सेमी वैसे ही है कि आर क्रॉस आर है, मतलब दोनों इनपुट जो होगा आर से ही होगा और आउटपुट जो मिलना चाहिए वो आर से ही मिलना चाहिए। तब जाकर उसको हम लोग दिखाना है कि सीधी करना है कि दोनों को दोनों क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं है। देखिए द्विआधारी संक्रियाएं दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक पहले समुच्चय मान लेते हैं, एक समुच्चय मानते हैं, और उसी समुच्चय के लिए हम लोग क्या करेंगे? द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन करेंगे। ये आर क्रॉस आर का मतलब आपको समझा दिया गया है कि आर क्रॉस आर का मतलब कि क्या होता है, इसके बारे में पहले से बताया गया है कि ये क्या होता है? तो ये कार्तीय गुणन होता है। कार्तीय गुणन हम लोग निकाल कर चेक कर लेते हैं कि उसका अधिकतम और न्यूनतम जो मान लेते हैं वो उसके अंदर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग करेगा तो द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा, नहीं करेगा तो फिर द्विआधारी संक्रियाएं नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए एक समुच्चय हम यहाँ पर मान लेते हैं। इसको बनाने के लिए माना कि यही एक समुच्चय मान लेते हैं। ये एक समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ये इंडिकेट करते हैं कि ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे? आर से। सब आर ही है ना, तो ये आर का एक उप समुच्चय मान लिए, आर का कोई मान मान लिए जो इसमें क्या है? बिलोंग कर रहा है आर से। क्लियर है? अब आते हैं कि पहले इसका आर क्रॉस आर निकालते हैं, मतलब इसका द्विआधारी संक्रियाएं निकालते हैं, मतलब इसका कार्तीय गुणन लिखते हैं। कार्तीय गुणन लिखने का तरीका बता दिया गया। अगर ए गुण ए ही लिखना है तो क्या बताएगा? ए का ए को पहले 2 बार लिख लेंगे, 1 2 3। कार्तीय गुणन कैसे निकालना बताएगा? 1 का तीनों के साथ लिखते, फिर 2 का तीनों के साथ, फिर 3 का तीनों के साथ लिखते, उसी को क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। तो कार्तीय गुणन 1 का 1 के साथ 1,1 होगा, 1 का 2 के साथ 1,2 होगा, 1 के 3 के साथ 1,3 होगा। अब 2 के साथ लिखाएगा तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, और एक और आ जाएगा 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। ये टोटल ये कार्तीय गुणन निकल के आएगा। अब यही कार्तीय गुणन का बताया जा रहा है कि अगर a, b है तो अधिकतम मान लेते हैं तो उसका अधिकतम मान किससे से? ये वास्तविक संख्या, मतलब ये a से ही बिलोंग करना चाहिए। r क्या हम एक उप समुच्चय मान लिए a, और a यहाँ पे a जो है a, देखो a बिलोंग नहीं लिखाएगा, a उप समुच्चय किसका? r का। ऐसे लिख सकते, ठीक। अब हमको यहाँ पे यही सब मान को देखना है
और इसका अधिकतम देखिए, अधिकतम को इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसको ए में एक्स लिखते हैं, मैक्स, मैक्सिमम बोलते हैं, और न्यूनतम को हम लोग MIN लिखते हैं, मतलब मिनिमम होता है। इतना बात ध्यान में रखना है और इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सबके लिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 1,1 का पहले मैक्सिमम देखते हैं, दोनों में अधिकतम मान तो दोनों एक ही है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे दिक्कत होगा तब ना होगा कि ये द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, ये एक जो आया इसी से बिलोंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेते हैं, तो दूसरा का मैक्स लिखेंगे तो 1,2, इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा, 2। दोनों में से अधिकतम कौन है, 2 है, तो 2 जो है इसके अंदर बिलोंग करे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग कर रहा है तो। और लेते हैं, तो और अगर 1,3 लेते हैं तो इसका मैक्सिमम मान क्या आएगा, 3 आएगा, 3 बिलोंग कर रहा है ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बिलोंग कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब ये है। उसी प्रकार से मैक्सिमम ऑफ 2,1, तो 2 में 2 और 1 का देखेंगे तो मैक्सिमम क्या आएगा, 2 आएगा, और ये भी बिलोंग कर रहा है ए से। लाइन से सबका देख लेते हैं, 2,2, तो दोनों बराबर ही है, तो इसका अधिकतम मान 2 ही आएगा, जो कि बिलोंग करेगा ए से। ए से ही बिलोंग कर रहा है, सबके सब ए से ही आ रहा है। अगर ए से नहीं आता तो फिर कहलाता है कि ये द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। और चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2,3, इसका मान कितना है, तो दोनों में अधिकतम 3 है, 3 बिलोंग कर रहा है ए से। मैक्सिमम ऑफ आगे लिखते हैं 3,1, दोनों में मैक्सिमम क्या है, अधिकतम क्या है, 3 है, तो 3 बिलोंग कर रहा है ए से। इस प्रकार सबका दिखा सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ 3,2, तो इसका मान कितना आएगा, अधिकतम क्या है, 3 है, और 3 बिलोंग कर रहा है ए से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम ऑफ 3,3, दोनों सेम ही है, तो इसका अधिकतम मान 3 ही आएगा, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। इसमें जितना भी कार्तीय गुणन ए गुने ए आया, वो सबका देख लिए, उसका अधिकतम मान निकाल के वो सब ए से ही बिलोंग कर रहा है, तो फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ए है यहाँ पर इंडिकेट करे वो क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं है, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका अधिकतम वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है ना, ये वाला है, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं AUB, ये इसका मतलब यही है AUB। ये इसको 3,2 जैसे दिखा रहे थे, मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट था AUB एक क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा। AUB क्या कहलाएगा, कि द्विआधारी संक्रियाएं कहलाएगा, इसलिए कि अधिकतम मान लेने के बाद वो उसी के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो AUB क्या लिख सकते हैं, एक द्विआधारी संक्रियाएं है, एक द्विआधारी संक्रियाएं है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मिनिमम वाला को। तो मिनिमम में भी देख सकते थे, मिनिमम का देखिए ये इसको ऐसे लिखे, हम एक और चीज बता देते हैं, ऐसे मैक्सिमम करके लिखे है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक यहाँ पर ये दिखाता है, ये द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया किसको दर्शा रहा है, अधिकतम को दर्शा रहा है, दोनों का अधिकतम मान क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। इसमें भी ऐसे दर्शा सकते थे, एक लिख के ये वाला सिंबल देते, इसका अधिकतम मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा था, इस तरह से। मिनिमम का सिंबल क्या दिखाया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है। चलिए इसमें हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पहले 1,1 लेना है, तो 1 मिनिमम, ये दोनों में से ये दिखा रहा है कि एक और एक में मिनिमम क्या है, तो 1 है, जो कि 1 बिलोंग कर रहा है ए से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम दोनों में सबसे छोटा एक ही कहलाएगा, दोनों का सेम ही है ना। आगे वाला लेते हैं, एक और 2 में मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, ये भी ए से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद 1 के साथ मिनिमम 3 का, तो ये भी 1 ही होगा, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जब ए से बिलोंग नहीं करेगा तब दिक्कत आएगा, ठीक। वैसे ही 2 और 1 में मिनिमम, तो 1 है, ये भी ए से ही बिलोंग कर रहा है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के 1 के बाद 2 मिनिमम 2, ये दोनों में मिनिमम क्या होगा, 2 ही होगा, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। 2 के साथ 3 मिनिमम क्या होगा, 2 होगा, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। 3 के साथ 1 होगा, जो कि मिनिमम क्या आएगा, दोनों मिनिमम मतलब होता है छोटा, तो सबसे छोटा दोनों में क्या है, 1 है, तो ये भी ए से ही बिलोंग कर रहा है। 3 के बाद 3 के साथ 2, इसमें मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। और 3 का साथ 3 का, तो इसमें दोनों 3 ही है, तो 3 ही आएगा मिनिमम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से बिलोंग कर रहा है। तो ए से बिलोंग कर रहा है, जो आ रहा है रिजल्ट के रूप में, वो भी ए से बिलोंग कर रहा है। अगर ये नहीं करता तो वही द्विआधारी संक्रियाएं नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर कर रहा है, तो लिख सकते ए मिनिमम, ए और बी में
ये मिनिमम वाला ये सिंबल है, ये क्या है? द्वि आधारी संक्रिया है। तो क्या लिख सकते हैं? एक द्वि आधारी द्वि आधारी संक्रिया है, ठीक है। तो ये भी क्या है? द्वि आधारी संक्रिया है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, तो फिर से हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं, हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो पढ़ना है, द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय। देखिए, क्रम विनिमय हम लोग देख के, द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय कब होगा ये हमको बताना है। जिसको इंग्लिश में हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्रम विनिमय बहुत सारी चीज के लिए आप पढ़े हैं, योग के लिए पढ़े हैं, घटाव के लिए पढ़े हैं, गुणा के लिए पढ़ते हैं, भाग के लिए पढ़ते हैं, सबके लिए हम लोग क्रम विनिमय पढ़ते हैं। तो किसके लिए क्रम विनिमय होता है और किसके लिए क्रम विनिमय नहीं होता है, उसको हम लोग को जानना है। जैसे कि हम लोग प्लस के लिए क्रम विनिमय पढ़ते हैं, बचपन से ही 7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर a प्लस बी है तो इसको b प्लस ए लिख सकते हैं। मतलब पलट के अगर जोड़ दे, अगर सेम ही आता है तो वो बोलते हैं कि वो जो है वो क्या है? क्रम विनिमय को, मतलब ये क्या है? योग का क्रम विनिमय। ये क्या है? योग का क्रम विनिमय है। उसी प्रकार से अगर a गुने बी है तो इसको हम लोग पता है कि b गुने ए लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या है? गुना का क्रम विनिमय है। क्या है? लेकिन क्या आप बता सकते हैं, अगर a भागे b लिखा हुआ है तो क्या b भागे a लिख देंगे तो दोनों सेम ही होगा क्या? ये दोनों सेम नहीं होगा। मतलब जो भाग होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता है। जो भाग होता है वो क्रम विनिमय नहीं होता। क्या अगर a माइनस बी है तो इसको हम लोग b माइनस ए लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियस है कि नहीं लिख सकते हैं। ऑब्वियस है कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। मतलब जो घटाव होता है वो भी क्रम विनिमय नहीं होता है। तो क्रम विनिमय का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहे, प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ कुछ भी कर रहे, तो अगर ए बी के लिए जो मान आ रहा है अगर उसको उल्टा करके निकाले वो सेम मान देगा तो क्या होगा? क्रम विनिमय होता है। अगर सेम मान नहीं देगा तो क्रम, जैसे कि हम बात करते हैं एलसीएम का, हमको पता है कि ए कोमा बी का एलसीएम निकाले या बी कोमा ए का एलसीएम निकाले, उल्टा करके भी एलसीएम निकालेंगे, दोनों का मान क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो जो एलसीएम होगा वो क्रम विनिमय होगा। बात समझ में आ गया क्रम विनिमय का मतलब? तो वही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है। कोई भी द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगा। कोई भी द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगा यदि, कोई भी द्विआधारी संक्रिया है क्रम विनिमय होगा यदि क्या हो? यदि ए के साथ बी का ए के साथ बी का द्विआधारी संक्रियाएं करते हैं, वो बराबर हो जाता है बी के साथ ए का द्विआधारी संक्रियाएं करते, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाता है, तो क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय कहलाएगा। द्विआधारी संक्रिया क्या है? क्रम विनिमय है। अगर नहीं आता है तो फिर वो क्रम विनिमय नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? चलिए, क्रम विनिमय अगर आप समझ गए, किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। क्रम विनिमय बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम समझा दिए क्रम विनिमय क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब बचपन में जब इसको 7 क्लास में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, उसको इसको सबसे कोई मतलब लेना देना नहीं रहता है। इसलिए वो जानते हैं कि ए प्लस बी का या बी प्लस ए का सेम मान होता है, लेकिन इसका ये नियम है, ये मैथ का नियम है, तो ये नियम को जानना जरूरी होता है। इसलिए कि इसका आगे कहीं पर भी आपको यूज देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे आगे इसको आप क्वेश्चन समझते हैं और चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस साइन दिया है, मतलब ऑपरेशन कौन से यूज करना है? द्विआधारी संक्रिया प्लस का। तो आर क्रॉस आर आर ही मान देता है, तो वही गुणा के लिए आर क्रॉस आर आर देगा। तो बोला है कि प्लस मतलब योग और गुणा दोनों को दोनों क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं है, ऐसा सिद्ध करना है। और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कि घटाव और भाग ये दोनों को दोनों द्विआधारी संक्रिया नहीं होता है। तो बस अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, उसी से आप क्लियर कर सकते हैं। लिखेंगे, माना कि दो मान लेते हैं, ए बिलोंग कर रहा है आर से तथा
बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो सबसे पहले प्लस वाला लेते हैं। तो प्लस में बोला है कि आर क्रॉस आर का मान आर से फिर बिलोंग करना चाहिए, मतलब जोड़ने के बाद एक क्या आना चाहिए, तो जोड़ने के बाद देखिए प्लस जो है, तो वो प्लस जो है वो क्या है, द्वितीय आधारी संक्रिया है वास्तविक संख्या के लिए। प्लस जो है द्वितीय आधारी संक्रिया है वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन ये द्वितीय आधारी के साथ साथ क्या क्रम विनिमय है कि नहीं, ये चीज चेक करना है। अब देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो बताए थे कि जो माइनस भी होता है वास्तविक संख्या के लिए, जो घटाव होता है, माइनस होता है, अंतर होता है, वो भी क्रम विनिमय होता है। लेकिन क्या घटाव, सॉरी वो भी क्या होता है, द्वितीय आधारी संक्रिया होता है, लेकिन क्या क्रम विनिमय ये होगा, घटाव जो है द्वितीय आधारी संक्रिया, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में कर चुके प्रीवियस क्लास में, लेकिन जो घटाव होगा वो क्रम विनिमय होगा कि नहीं, ये चीजें हमको चेक करना है। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं प्लस के, तो हम जानते हैं, कोई एग्जांपल नहीं भी लेंगे तो आप खुद से सोच सकते हैं कि जो a प्लस बी, जो a में b से जोड़ने से बराबर होता है किसके, b प्लस a के, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो चूंकि हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के, इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा कि ये क्रम विनिमय क्या है, मतलब जो प्लस है ये इसको लिख सकते हैं, जोड़ लिख लेते हैं, जोड़ या योग एक क्रम विनिमय होता है, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए इसको योग बोलते हैं। तो योग एक क्या है, क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रिया है, योग एक क्रम विनिमय क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रिया है, द्वितीय आधारी संक्रियाएं है। तो जो योग है वो क्या है कि द्वितीय क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रियाएं है, इसलिए कि योग में a प्लस बी या b प्लस a करे, दोनों का मान क्या होगा, सेम ही होता है, दोनों का मान क्या होता है, सेम ही होता है, इसलिए ये क्या है, द्वितीय आधारी संक्रिया है। क्लियर है? अब देखते हैं गुना वाला का, तो गुना, ये गुना का साइन है, ये सच दैट इसको बोलते हैं, सच दैट r क्रॉस r से जो रिजल्ट मिलेगा वो r ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं चूंकि कि a गुने जो b होता है, a में b से गुना करे या b में a से गुना करे, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। और जब दोनों का मान बराबर होता है तो यहाँ पे जो गुना है तो गुना लिख लेते हैं, या इसको हम ऐसे गुना का साइन भी देख सकते हैं, गुना एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रिया है। तो जो गुना जो है वो क्या है, एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रिया है। आगे आ जाते हैं। अब हमको दिखाना है जो भाग होता है वो द्वितीय आधारी संक्रियाएं नहीं होता है। कैसे, बहुत साधारण सा हम बात बोल सकते हैं कि जो भाग होता है, भाग सॉरी पहले ये क्या है, घटाव जो होता है, घटाव जो होता है वो द्वितीय आधारी संक्रियाएं नहीं होता है। क्यों? तो हम लोग पता है कि चूंकि a माइनस बी करे तो ये बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। क्या ये एक दूसरे के बराबर होगा? क्या ऑब्वियसली बराबर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन उल्टा करेंगे 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो ऑब्वियसली एक दूसरे को बराबर नहीं होता है, तो a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। इस कारण से ये द्वितीय जो घटाव है वो द्वितीय आधारी संक्रियाएं नहीं है, मतलब ये द्वितीय आधारी है, मतलब क्रम विनिमय नहीं है। तो लिख सकते हैं घटाव जो है, घटाव एक क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संख्या है, क्रम विनिमय नहीं है, खाली लिख लेते हैं क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर है? अब आ जाते, देखिए अगर घटाव सिर्फ घटाव पूछता कि घटाव द्वितीय आधारी संक्रिया है कि नहीं, ये द्वितीय आधारी संक्रिया होता है। क्यों होता? इसलिए कि द्वितीय आधारी संक्रिया का मतलब क्या होता है कि अगर एक इस r से एक a ले लिए, एक b लिए, घटाते हैं तो घटाने के बाद जो मान आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, r से ही बिलोंग करेगा, इसलिए वो द्वितीय आधारी संक्रियाएं है। लेकिन ये क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय में a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए के, तभी जाके क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय कहलाएगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भाग के लिए। भाग का साइन होता है इस तरह से, सच दैट r टू r बराबर r। हमको ये भी पता है, लिख सकते हैं चूंकि कि a बटे b जो होगा
क्या बराबर होगा क्या b बटे a का? ये बराबर हो सकता है? अब वैसे बहुत सारा मान के लिए नहीं होगा, इसको 4 इसको 3 मान लेते, ये और 4 बटे नहीं, ये क्या हो जाएगा 3 बटे 4 हो जाएगा। तो उलट देने से पलट देने से क्या ये एक दूसरे के बराबर होगा? नहीं होगा। और जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? क्रम विनिमय नहीं होगा। तो लिख सकते हैं भाग जो होता है, भाग क्रम विनिमय नहीं होता है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। भाग जो होता है क्रम विनिमय नहीं होगा। नहीं है या नहीं होगा, ठीक लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर यही चीज देखना ऑपरेशन में कि उसका उल्टा करने से अगर वो उसके बराबर आ जाता है तो क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रियाएं कहलाएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो क्रम विनिमय द्वितीय आधारी संक्रियाएं नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथे नंबर क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तब सेशन को एंड करेंगे। चलिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो द्वितीय आधारित संक्रियाएं दिया हुआ है ये क्या है? तो ये बोला है क्रम विनिमय नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। सबसे पहले ये जो a और b का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या लिखा हुआ है तो हम a और b का मान कुछ मान लेते हैं और तब चेक करते हैं कि एक दूसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं उल्टा करने से। तो पहले मान लेते हैं a और b का कुछ मान। वास्तविक संख्या तो कुछ भी मान सकते हैं, माना कि a बराबर 3 मान लेते हैं तथा b बराबर 5 है। ठीक, माना कि a का मान 3, a और b ऑब्वियस है 3 और 5 है, तो ये वास्तविक संख्या मतलब बिलोंग R से कर रहा है। ठीक, तो a और b दोनों को दोनों बिलोंग कर रहा है R से। जहां लिख सकते हैं कि a बिलोंग R तथा b भी क्या है? बिलोंग कर रहा है R से। ऑब्वियस है कि ये वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या R से बिलोंग करता है, कुछ डाउट नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है a स्टार b बराबर इतना दिया हुआ है a प्लस 2b। तो ये क्रम विनिमय तभी होता है जब a स्टार b का मान निकाले और बराबर हो जाए b स्टार a के। और किसके बराबर हो जाए? b स्टार a के। हम a b का मान माने हैं तो लिख देते 3 स्टार 5। a का मान है 3 प्लस 2 गुने b का मान है 5। ये 5 दूना का 10 है, यहाँ पर 3 तरीके 5 दूना का 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आ गया। मतलब 3 स्टार 5 का जो मान आया कितना है? 13। अब पलट के चेक करते हैं। अब पलट के चेक करते हैं, हमको b स्टार अब a निकालना है। b स्टार a निकालेंगे तो इसका मान एक्सचेंज हो रहा है, मतलब b के जगह a के जगह b, तो यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा। अब इसका मान, तो b का मान हम 5 माने हैं और a का मान कितना है? तो a का मान हम 3 लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर b के जगह 5 रखते हैं प्लस 2 गुने a का मान 3 रख देते हैं। कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6 और 6 में 5 जुड़ेगा तो ये 11 आ रहा है। तो देख सकते हैं कि ये पलटने से एक दूसरे के बराबर आ रहा है क्या? तो पलटने से एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब जो a स्टार b का मान आया वो 13 आया, b स्टार a का मान आ रहा है कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। लिख सकते हैं चूंकि a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a के, इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है, या बोल सकते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या परिभाषित किया है? ये ना, ठीक है, जो परिभाषित किया गया है कि a स्टार b बराबर a प्लस 2b, a का एक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे a प्लस 2b क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है समझ में आया? इसलिए कि जब हम a और b कोई दो वास्तविक संख्या मान लिए और a स्टार b निकाले और फिर b स्टार a निकाले तो दोनों का मान समान नहीं आ रहा है। तो समान नहीं आ रहा है मतलब क्या है? कि ये क्रम विनिमय नहीं है। समान आएगा तभी क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय कहलाता है। और आगे क्वेश्चन है क्या? शायद अब नहीं भी है, नहीं है। चलिए तो यहाँ पर इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट और 2 क्लास हम लोग को पढ़ना है। 2 क्लास के बाद ये हम लोग पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देंगे, आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन का, उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा और जो भी डाउट रह जाता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको लाइव क्लास के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिजिक्स का बाकी है, फिजिक्स एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करना बाकी है, जो कि आपको एक दिन लाइव क्लास देखने को मिल जाएगा। किसी दिन आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा।
चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।